अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये व्लॉग कैफ़ के अपकमिंग सेशन स्प्रिंग 22 के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कैफ़ की क्लासेस 27 सितंबर मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं और बच्चों को अभी स्टिल कुछ कन्फ्यूजन है सिलेक्शन ऑफ पेपर के हवाले से, तो उनको एड्रेस करने के लिए हम ये व्लॉग बना रहे हैं। और सबसे पहले तो आई कैप की कल की डेवलपमेंट के बारे में बात कर ली जाए, जो स्कीम बाकायदा तौर पे आई कैप ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर दी है। उसमें एक चीज़ को क्लियर किया गया है कि स्प्रिंग 22 के लिए ये कंडीशन हटा दी गई है कि ग्रुप ए में से पेपर पास होंगे तो आप ग्रुप बी के पेपर देंगे, ख़ासतौर पे उन स्टूडेंट जो ऑलरेडी कोई ना कोई एक पेपर दे चुके हैं कैप का। तो एग्जिस्टिंग कैप के स्टूडेंट्स के लिए ये उन्होंने कुछ कंडीशन रिमूव की है स्प्रिंग 22 के लिए। अब आप कोई से भी पेपर ग्रुप ए और ग्रुप बी में से दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ पेपर 3 की कंडीशन अपनी जगह कायम है। आप मिनिमम 3 पेपर ऑप्ट करेंगे, चाहे वो ग्रुप ए में से हो या ग्रुप बी में से हो। मिनिमम 3 की कंडीशन अपनी जगह कायम है, लेकिन वो रूल अब एप्लीकेबल स्प्रिंग 22 के लिए नहीं है कि 2 पेपर पास होंगे ग्रुप ए के तो आप ग्रुप बी में जाएंगे, जो कि ड्राफ्ट स्कीम में लिखा हुआ था और अभी भी ओरिजिनल स्कीम में है, लेकिन इस दफ़ा के लिए कंडीशन रिमूव कर दी गई है। तो आप कोई से 3 पेपर रख सकते हैं, चाहे ग्रुप ए में से, चाहे ग्रुप बी में से, चाहे इन दोनों के कम्बिनेशन में से। तो आप ये 3 पेपर रख सकते हैं। ओके, अब ये बात करते हैं कि कौन से 3 पेपर होने चाहिए। ख़ासतौर पे आपके नॉलेज बैकग्राउंड को सामने रखते हुए हमें कौन से 3 पेपर रखने चाहिए। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन उन बच्चों को हैं जो कैफ के अभी जिन्होंने चंद पेपर दिए हैं, 1 या 2 या 3। ख़ासतौर पे कैफ के अभी जो 3 पेपर दिए हैं ऑटम में, उनमें कम्बिनेशन ज़्यादातर बच्चों के थे या कैफ 1 2 3 या कैफ 1 2 4। 1 2 की बात करना अब बिल्कुल यूज़लेस है, क्योंकि 1 2 दिया या नहीं दिया सब एक बराबर। मैं ओल्ड कैफ 1 2 की बात कर रहा हूँ। कैफ 1 2 दिया या नहीं दिया वो एक बराबर, कैफ 1 2 एग्जाम्प्ट हो गए सबको। अब बात करते हैं कैफ 3 यानी कि लॉ और कैफ 4 BM जिसने दिए, उनके साथ अब क्या होने वाला है या उनको क्या कम्बिनेशन आगे रखने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल जिसने कैफ 3 पास कर लिया, दे दिया, अल्लाह करे पास भी हो जाए, तो जिसने कैफ 3 दे दिया उसके कैफ ग्रुप में से भी, ग्रुप ए में से भी एक पेपर एग्जाम्प्ट और ग्रुप बी में से भी एक लॉ का पेपर एग्जाम्प्ट हो गया। तो उसके पास क्या कम्बिनेशन की चॉइस है, उसको कौन से पेपर रखने चाहिए। मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि उसको कैफ 1 यानी कि FR 1, कैफ 2 यानी कि टैक्सेशन और कैफ 3 कॉस्ट अकाउंटिंग रखना चाहिए। अब भी ये मशवरा वैलिड है, लेकिन अब चूंकि हम ग्रुप बी में जा सकते हैं, या कि आपने क्लियर कर दिया, तो ग्रुप बी में से हम कैफ 6 MFA को भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो कैफ 1 और 2, FR 1 और टैक्सेशन तो लाजमी आपने ऑप्ट करने हैं, लेकिन आप कॉस्ट अकाउंटिंग भी रख सकते हैं तीसरा पेपर, या आप MFA भी रख सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक पेपर आपको सूट करेगा, ये कम्बिनेशन बेहतर रहेगा आपके लिए। ओके, MFA ज़्यादा बेहतर कम्बिनेशन होगा इस दफ़ा के लिए एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट अकाउंटिंग। क्यों? FR 1 और टैक्सेशन दोनों कैलकुलेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग में 100% कैलकुलेशन है। लेकिन अगर आप MFA ऑप्ट करते हैं तो उसमें 50% न्यूमेरिकल और 50% कैलकुलेशन है, तो मिक्स है दोनों का। एक फ़ायदा तो उसमें ये होगा, और दूसरा MFA के लिए कोई अकाउंटिंग का नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट का नॉलेज होना MFA के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के लिए अकाउंटिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन इस दफ़ा हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाएंगे तो उसमें भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि बच्चों को अकाउंटिंग नहीं आती या बहुत कम आती है या साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखेंगे अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाते वक्त भी, कि बच्चों को अकाउंटिंग या नहीं आती या ये साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा कॉस्ट अकाउंटिंग में। यानी कि इस चैलेंज को हम ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का फिर भी अकाउंटिंग के साथ एक कनेक्शन है, लेकिन MFA का अकाउंटिंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो MFA को रखने के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो अकाउंटिंग जिनको नहीं आती
वो बड़े कंफर्टेबल तरीके से कैफ 6 MFA पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि कैफ जो 3 है कॉस्ट अकाउंटिंग, इनके टीचर भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि बच्चों को अकाउंटिंग ना भी आती हो तो उनको कॉस्ट अकाउंटिंग समझ आए, ये इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। ओके, तो कम्बिनेशन 2 हैं, 2 में से कोई एक आपको कम्बिनेशन रखना है। FR1 और टैक्स तो लाजमी हो गया, या कॉस्ट अकाउंटिंग या MFA। तो MFA इज़ बेटर ऑप्शन। कॉस्ट को मैं बिल्कुल वो नहीं कर रहा, डिस्करेज नहीं कर रहा आपको कॉस्ट अकाउंटिंग ना पढ़ें, लेकिन MFA इज़ एन बेटर ऑप्शन। अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने इस दफ़ा BM का पेपर दिया। BM का पेपर दिया तो उनका मतलब MFA एग्जाम्प्ट हो गया। अब उनके पास क्या चॉइस बचती है? उनके पास चॉइस है कैफ 1 FR1, कैफ 2 टैक्सेशन एंड कैफ 3 कॉस्ट अकाउंटिंग या कैफ 4 B लॉ। तो 2 पेपर तो वो लाजमी रखेंगे, FR1 और टैक्सेशन। तीसरे की उनके पास ऑप्शन है कि या वो कॉस्ट अकाउंटिंग और या वो लॉ रख लें। अब लॉ ज़्यादा बेहतर क्यों होगा? क्योंकि लॉ में थ्योरी और कॉस्ट अकाउंटिंग 100% न्यूमेरिकल है। फिर वही बात कि FR1 और टैक्स भी न्यूमेरिकल होंगे, और अगर उसके बाद आप कॉस्ट अकाउंटिंग रखते हैं वो भी न्यूमेरिकल, तो बेहतर है कि उससे आप लॉ रख लें। तो लॉ रखना बेहतर होगा ऐसे बच्चे के लिए जिसने पहले लॉ का पेपर नहीं दिया, सिर्फ BM दिया। तो वो कैफ 1 FR1, कैफ 2 टैक्सेशन एंड कैफ 4 लॉ, एक ही कम्बिनेशन बनता है। या अगर कोई लॉ नहीं करना चाहता तो फिर वो कॉस्ट अकाउंटिंग का कम्बिनेशन भी रख सकता है। लेकिन लॉ रखने की भी 2 वजह हैं, 2 वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि लॉ रखना चाहिए। एक वजह ये कि थ्योरी का कुछ कम्बिनेशन हो जाएगा साथ, 2 पेपर ऑलरेडी न्यूमेरिकल हैं तो एक थ्योरेटिकल कम्बिनेशन हो जाएगा, एक वजह। दूसरी वजह इसकी ये है कि इस दफ़ा B लॉ पढ़ देंगे तो अगली दफ़ा कंपनी लॉ आप पढ़ सकेंगे, आपको उसमें आसानी होगी। अदरवाइज़ कहीं ये ना हो कि आपका नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट सेशन में B लॉ और आपको कंपनी लॉ इकट्ठा देना पड़ जाए, तो दोनों पेपर इकट्ठे लॉ के पेपर देना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों लॉ होंगे, दोनों थ्योरी होंगे, दोनों को रिटेन करना, याद करना, क्रैमिंग करना, लॉ में क्रैमिंग भी करनी पड़ती है, तो मुश्किल हो जाएगा। तो बेहतर है कि एक लॉ इस दफ़ा हो जाए, C लॉ नेक्स्ट टाइम हो जाए। तो लॉ रखने की 2 वजह मैंने बताई, एक तो थ्योरेटिकल कम्बिनेशन भी हो जाएगा, और दूसरा कि आपको अगली दफ़ा C लॉ के साथ B लॉ ना पढ़ना पड़े, ये ज़्यादा आइडियल सिचुएशन होगी। तो ये मेन गाइडेंस जो है उन बच्चों के लिए थी जिन्होंने 1 या 2 या 3 पेपर या 4 पेपर दिए हुए हैं, कैप 1 2 3 4, ओल्ड कैप 1 2 3 4, उनको कम्बिनेशन क्या रखने चाहिए। मिनिमम पेपर तो 3, नंबर ऑफ पेपर 3 होंगे। हाँ, अनटिल अनलेस कि आपके कैप में बचे ही 1 या 2 पेपर हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने कैप में ऑलरेडी ज़्यादातर पेपर दिए हुए हैं, 1 या 2 या 3 रहते हैं। तो जिनके 1 या 2 या 3 रहते हैं वो 3 वो वही पेपर देंगे जो उनके रहते हैं। तो उनके लिए ये मिनिमम नंबर ऑफ़ पेपर की कंडीशन उनके लिए नहीं होती। हाँ, जिनके 4 पेपर रहते हैं, ऐसे भी कुछ केसेस मेरे पास काफ़ी आ चुके हैं पिछले 2-3 दिनों में कि हमारे 4 पेपर रहते हैं एज़ पर न्यू स्कीम, तो क्या हमें चारों पेपर देना चाहिए? तो मेरा मशवरा ये है कि एक पेपर के लिए आप अपने 6 महीने वेस्ट क्यों करते हैं? बड़ी आसानी से आप 4 पेपर कर सकते हैं इस सेशन में, ख़ास तौर पे स्प्रिंग 22 में। उसकी वजह ये है कि स्प्रिंग सेशन हमारा काफ़ी सालों से वो सेशन होता है जिसमें कोई छुट्टी नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, कोई ईदें नहीं आती, मुहर्रम इसमें नहीं आती, कोई माह रमज़ान नहीं आता। तो ये सेशन बड़ा स्मूथ चलता है विदाउट एनी ब्रेक। तो इसमें आप बड़ी आसानी से 4 पेपर को मैनेज कर सकते हैं। हाँ, जो हमारा ऑटम सेशन आता है उसमें काफ़ी ब्रेक आते हैं, छुट्टियाँ आती हैं, उसमें माह रमज़ान में काफ़ी हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है, स्टडी हम उतनी नहीं कर पाते। फिर 2 ईदें हैं, मुहर्रम है, तो ये ईदें मुहर्रम ये ब्रेक आते हैं, इंटरप्शन होती हैं, जिसमें हम ज़्यादातर बच्चे जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते स्टडी को। तो इसलिए 4 पेपर ऑटम सेशन में लेकर चलना मुश्किल होता है। स्प्रिंग सेशन में मैं तो कहूँगा अगर 4 पेपर रहते हैं तो हिम्मत की जा सकती है, नॉट अ बिग डील। तो ये था पेपर की सिलेक्शन के हवाले से मशवरा। तो बाकी इंशाल्लाह आपसे 27 को मंडे को फ़िज़िकल क्लासेस में मुलाकात होगी। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।